चलिए दोस्तों, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आपके लिए क्रिया का पार्ट 2 लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी से। क्योंकि इससे पहले हमने क्रियाएं देखी, धातु देखी, उनका कितने रूप होते हैं। और आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है संयुक्त क्रिया के 11 भेद कौन कौन से होते हैं और उनकी पहचान क्या है क्रियाओं की, ये आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये इसे आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आने वाला जो हमारा एग्जाम है ग्रुप सी के या पुलिस का या एसआई का या जेई का या अदर जो भी जिनमें हिंदी आती है एग्जाम में, या सी टेट हो, यू टेट हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, ऑल एग्जाम जिनमें हिंदी आती है उनके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन क्रियाओं से देखने को जरूर मिलता है। वो चाहे धातु का रूप पूछे, चाहे क्रिया के भेद पूछे, या फिर कौन सी वाक्य में कौन सी क्रिया है ये पूछे, ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। विषय हमारा सामान्य हिंदी और टॉपिक है संयुक्त क्रिया के 11 भेद और क्लास पार्ट 2 है हमारी। ठीक है, क्लास जो पार्ट 1 था वो हमने आपको उपलब्ध करा दी, पार्ट 2 आज आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक तो क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप कर देंगे उसमें 11 भेद। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है क्रिया जो है कितनी धातुओं से मिलकर बनती है। तो क्रिया का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर होता है। कम से कम 2, अधिक से अधिक 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना। और यह क्रिया संयुक्त क्रिया का मतलब है ज्वाइंट का मतलब है सिंगल तो हो नहीं सकता ज्वाइंट, तो ज्वाइंट 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6, 10 इस तरह होते हैं। तो यह क्रिया 2 या 2 से ज्यादा धातुओं के मेल से बनती है। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। ठीक, यहां तक क्लियर है। आइए अब देखते हैं क्रिया के 11 भेद कौन कौन से हैं। आरंभ बोधक क्रिया, पहली जो क्रिया है वो है आपकी आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, स्टार्टिंग, शुरू करना। ठीक है, देखते हैं जिस संयुक्त क्रिया से आरंभ मतलब शुरू होने का बोध होता है। आरंभ का मतलब ये होता है जिस क्रिया से हमें किसी चीज में यह पता चलता हो कि वह शुरू हो गई या आरंभ हो गई या स्टार्ट हो गई, ये सब एक ही बात है। तो उसमें आपका आरंभ बोधक क्रिया होती है। जैसे एग्जांपल 4, घोड़ा चलने लगा, तो चलना एक अपने आप में क्रिया है ना। अगर घोड़ा खड़ा होता तो फिर तो आरंभ नहीं थी, उसकी कोई शुरुआत नहीं थी, उसका कोई स्टार्टिंग नहीं थी। तो घोड़ा चला, तो चलना क्या है इसमें? आरंभ। आरंभ मतलब चलने की एक जो प्रक्रिया है घोड़े की, या फिर मेरी देख लो, अब मैं यहां खड़ा, तो मैं कोई एक्टिविटी तो कर नहीं रहा अभी तो मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं आपके सामने। तो जैसे ही मैंने चलना शुरू करा तो ये आपकी हो गई आरंभ बोधक क्रिया। ठीक, ऐसे ही घोड़ा चलने लगा, ठीक है, कुत्ता दौड़ने लगा, ठीक है, पक्षी उड़ने लगे, पंखा चलने लगा, मोहन लिखने लगा, ठीक है, रीना पढ़ने लगी, बच्चा रोने लगा। ये सब आपकी आरंभ बोधक क्रिया होगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूज? चलिए इसके बाद है हमारी समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति से मतलब क्या है? समाप्ति क्या होता है आप ही बताइए। समाप्ति का मतलब ये होता है किसी चीज का खत्म होना, किसी चीज का एंड होना, किसी चीज का अंतिम होना, या किसी चीज का ठहराव। ठीक है, ये सब समाप्ति बोधक क्रिया है। जैसे देखते हैं जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के पूर्ण होने तथा व्यापार की समाप्ति का पता चलता हो, किसी कार्य के पूर्ण होना, पूरा होना
या समाप्त होना का हमें पता चलता हो। जैसे मैंने कहा कि आज की कक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, तो इसमें जो क्रिया है वो आपकी समाप्ति बोधक क्रिया है। जैसे मैंने आपको कहा कि क्रियाओं का जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 में हमारी क्रिया पूरी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो इस वाक्य में आपका समाप्ति बोधक क्रिया होगी। क्लियर है? जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के पूर्ण होने तथा व्यापार की समाप्ति का पता चलता हो वह समाप्ति बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया है। जैसे वह खाना खा चुका, वह खाना खा चुका, तो उसने जो खाना खाया उसका एंड कर दिया, खा गई, उसका पेट भर गया, उनने समाप्त कर दिया, जो उसे भूख थी वो उसने पूरी कर ली अपनी इच्छा। तो क्या हुआ? वह खाना खा चुका वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? समाप्ति बोधक क्रिया होगी। जैसे एक और वाक्य, वह गाना गा चुका, तो कौन सी क्रिया है? समाप्ति बोधक क्रिया। वह गाना गा चुका, समाप्ति बोधक क्रिया। इस तरह ही रीना सो चुकी, कौन सी क्रिया? समाप्ति बोधक क्रिया। बच्चा खेल चुका, समाप्ति बोधक क्रिया, क्योंकि पहले किसी चीज की स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग के बाद उसका एंड हुआ और वो कार्य पूर्ण हो गया, तो कौन सी क्रिया हो गई? समाप्ति बोधक क्रिया। क्लियर है? अब तो नहीं बोल लेंगे? वेरी गुड। इसके बाद है हमारी तीसरी क्रिया अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक क्रिया, जिससे क्रिया के निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो। किसी क्रिया के निष्पन्न करने के लिए जब हमें अवकाश का बोध होता है तो वहां पर आपका अवकाश बोधक क्रिया होती है। जैसे अवकाश का बोध याद रखना, जैसे वह मुश्किल से पढ़ने पाया। क्वेश्चन है, क्रिया है, वाक्य है, वह मुश्किल से पढ़ने पाया, तो मुश्किल जो है अपना पढ़ने पाया, तो इसमें आपकी अवकाश बोधक क्रिया होगी। सोने ना पाया, ठीक है, ये मान लो एक वर्ड में अगर मैं आपको बतला दूं, निगेटिव जहां पर किसी भी वर्ड का प्रयोग हो वो आपका अवकाश बोधक में जाएगा। जैसे मैं लिखने ना पाया, मैं आपका टीचर लिखने ना पाया, तो क्या आ जाएगा? अवकाश बोधक क्रिया। मैं आज आपको समझाने नहीं पाया, तो क्या आ जाएगा इस वाक्य में? अवकाश बोधक क्रिया। आज मैं कक्षा नहीं ले पाया, समाप्ति अवकाश बोधक क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे आपके, वहां आपकी अवकाश बोधक क्रिया होगी। क्लियर है? जैसे सोने ना पाया, मुश्किल से जा पाया, मुश्किल से मतलब कठिनाई से जा तो पाया लेकिन कठिनाई से जा पाया, तो इस तरह के वाक्यों में आपकी अवकाश बोधक क्रियाएं होगी। ठीक है, हम ये टेस्ट में भी डाल देंगे क्वेश्चन इस तरह के, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। बाकी जो भी चीज है वो आपके टेस्ट में आएगी। चौथा है हमारा, चौथी क्रिया है अनुमति बोधक क्रिया। अनुमति का मतलब क्या होता है? अनुमति का मतलब इजाजत लेना, ठीक है, परमिशन लेना, मंजूरी लेना या फिर आज्ञा लेना, ये सब आपका अनुमति बोधक क्रियाओं में जाती है चीजें। क्लियर है? देख लेते हैं। जिससे कार्य करने की अनुमति, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध, बोध मतलब
पता चलता उसे अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। जिससे कार्य करने की अनुमति, जैसे मैंने कहा आप अंदर बैठे हो कमरे में या फिर आप ऑफिस में हो, कोई बच्चा आया, मैं ऑफिस में बैठा हूं कि मैकवेन सर, तो उसने क्या है मेरे से अनुमति ली, मैंने कहा यस कम इन, तो क्या हो गया अनुमति बोधक क्रिया। क्लियर है? या फिर मैंने कहा आप चाय पी रहे हो, 2 चाय, कि सर क्या है चाय मैं भी पी सकता हूं, तो वो भी आपकी अनुमति बोधक क्रिया हो जाएगी। कुछ भी इस तरह का सेंटेंस जो है, जैसे मुझे पढ़ने दो, मतलब कोई कह रहा है कि मुझे पढ़ने दो, मुझे नहाने दो, अनुमति बोधक क्रिया, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो। इन सब वाक्यों में आपकी अनुमति बोधक क्रियाएं होगी। बिल्कुल क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है 5वीं जो हमारी क्रिया है वो है नित्यता बोधक क्रिया है। नित्यता बोधक क्रिया है जिससे कार्य की नित्यता हो या उसके बंद होने का भाव प्रकट ना हो। नित्यता हो या उसके बंद होने का भाव प्रकट ना हो, ये ना पता चलता हो कि ये बंद हो गई क्रिया, ठीक है, वहां आपकी नित्यता बोधक क्रियाएं होगी। जैसे पेड़ बढ़ता गया, तो पेड़ ऊपर को बढ़ रहा है नहीं, तो ये तो नहीं है पेड़ रुक गया। अगर क्वेश्चन ये आ जाए पेड़ रुक गया, तो वो तो आपका हो नहीं सकता नित्यता बोधक। अगर क्वेश्चन ये है कि पेड़ बढ़ता गया, या फिर पेड़ धीरे धीरे बढ़ता गया, या पेड़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, या पेड़ ज्यादा ऊंचाई तक चला गया, तो क्या है नित्यता बोधक क्रिया। क्योंकि इससे क्या हो रहा, हमें उसके रुकने का या उसके बंद होने का या उसके ऑफ होने का पता नहीं चल रहा। ये चल रहा है कि एक सीक्वेंस से चीजें चल रही है। जैसे फूल खिलते गए, कोई पेड़ है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फूल खिल चुके, तो उसमें तो आपकी एक एरिया नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये है फूल खिलते गए, मतलब कोई पेड़ है उस पे 1 फूल खिला, 2 खिले, 4 खिले, 10 खिले, 20 खिले, 50 खिले, तो फूल खिलते गए, तो आपका कौन सा है नित्यता बोधक क्रिया। नित्यता मतलब लगातार, निरंतरता, ठीक है, सीक्वेंस, ऑर्डर, क्रम, ये सब आपके नित्यता बोधक में है। हवा चल रही है, हवा चल रही है, बयार बह रही है, हवा बह रही है, हवा चलने के बाद बहुत ठंडी है, हवा ने बहुत सर्दी कर दी है, ये सब आपकी इसी सेंटेंस में प्रयोग होगा। ऐसे ही धूल उड़ रही है, तो उड़ना एक एक्टिविटी हो रही है ना उसमें, नित्यता मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी, तो ये क्या है आपकी नित्यता बोधक क्रिया है। अब तो नहीं बोलने के इस पॉइंट को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, के बाद है 6ठी जो क्रिया है हमारी, वह है आपकी आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता मतलब जरूरत, नीड, या फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता, ये सब इसमें जाती है चीजें। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिससे कार्य करने की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। क्या है क्वेश्चन? पॉइंट ये है समझने का, जिससे कार्य करने की आवश्यकता, हमें लगता है कि हमें कार्य करना है, जैसे मुझे ये लिखना है, तो ये एक आवश्यकता है ना, मुझे पढ़ाना है, एक आवश्यकता है ना, मुझे आपको समझाना है, एक आवश्यकता है ना, आपको मेरे से समझना है, आपको मेरे से पढ़ना है, आपको लिखकर याद करना है, आपको सुनकर याद करना है, ये सब आवश्यकता बोधक है, ठीक है। जैसे जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, यह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे यह पुस्तक मुझे पढ़नी है, भाई हमारी आवश्यकता है कि हमें पढ़ना है, पढ़ के समझना है,
लिखना है और फिर एग्जाम में जाके हमें अपना बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो ये एक हमारी आवश्यकता है, ठीक है। तो यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए, यह आवश्यकता है। जीवित रहने के लिए पानी पीना चाहिए। तो क्या है, अगर जीवन चाहिए तो हमारी आवश्यकता है खाना भी हमें खाना चाहिए, पानी भी हमें पीना चाहिए और भी जो जरूरत है वो भी हमें पूरी करनी चाहिए शरीर के लिए, ठीक है। तो क्या है, जीवित रहने के लिए पानी पीना चाहिए। तो इसमें आपकी आवश्यकता बोधक क्रिया होगी, इस तरह के सेंटेंस में। इसके बाद है, यह खत मुझे लिखना चाहिए। लिखना चाहिए मतलब ये एक आवश्यकता है। अगर कहीं कोई खत जा रहा है, कोई लेटर जा रहा है, हालांकि अब तो लेटर वगैरह का दौर खत्म हो चुका है, अब तो सीधा सीधा व्हाट्सएप है और कॉल करी, हाँ भाई हेलो ये हुआ वो हुआ और अपना क्लियर हो गया काम। तो ये सब चीजें तो रही नहीं अब, लेकिन फिर भी हमें हमारी आवश्यकता है कि हम चीज को समझे, सेंटेंस को समझे, सेंटेंस बनाएं, तब जाके हम एग्जाम में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो यह खत मुझे लिखना चाहिए। तो लिखना एक आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपका आवश्यकता बोधक क्रियाओं में जाता है। इसके बाद है हमारा 7वीं क्रिया है निश्चय बोधक। निश्चय मतलब क्लियरिटी के साथ। जैसे आपका जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार निश्चयता का बोध, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार निश्चयता मतलब क्लियरिटी का बोध पता चलता है, बोध मतलब पता चलता है, उसमें आपकी निश्चय बोधक क्रिया होगी। जैसे वह गिर पड़ा, ठीक। अगर मैं कह दूं कि वह गिर सकता है तो ये हो जाएगी आपकी अनिश्चय बोधक क्रिया। और अगर मैं कह रहा हूं कि वह गिर पड़ा तो ये हो जाएगी वह गिर पड़ा तो ये हो जाएगी आपकी निश्चय बोधक क्रिया। गिर पड़ा। फूल खिल गए, अगर मैं कह रहा हूं कि फूल खिल सकते हैं तो अनिश्चय बोधक हो जाएगा, और फूल खिल गए तो यह हो जाएगा आपका निश्चय बोधक क्रिया। ऐसे ही वर्षा हो सकती है अनिश्चय, और वर्षा हो रही है निश्चय। क्लियर। वह बीच में ही बोल पड़ा, निश्चय बोधक क्रिया। वह बीच में कभी भी बोल सकता है, सकता है तो सकता है, बोला तो नहीं, उम्मीद है एक बोलने की कि हो सके बोल जाए, तो वो जाएगा आपका अनिश्चय बोधक क्रिया। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए इसके बाद है हमारा 8वीं क्रिया है इच्छा बोधक। इच्छा मतलब कोई हमारी इच्छा है, तमन्ना है, किसी चीज को हम चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा बोधक में जाती है। जैसे जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया करने की इच्छा प्रकट होती है, मतलब जिस क्रिया से कोई एक्टिविटी करने का मन करता हो, एक्टिविटी होती हो, एक्टिविटी करने की इच्छा करता हो, वो सब आपकी इच्छा बोधक क्रिया होगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सुरेश सोना चाहता है। सुरेश सोना चाहता है, सोया नहीं भी, लेकिन सोना चाहता है, उसका मन कर रहा है कि वो सो जाए, तो क्या होगा? इच्छा, इच्छा बोधक क्रिया। इस सेंटेंस में हो जाएगी आपकी आंसर में इच्छा बोधक क्रिया। मोहन खेलना चाहता है। मोहन खेलना चाहता है तो क्या हो जाएगी आपकी इच्छा बोधक। मोहन की इच्छा है कि मैं खेलूं, तो यह हो जाएगी आपकी इच्छा बोधक क्रिया। इसी तरीके से मैं पढ़ना चाहता हूं, मतलब पढ़ नहीं रहा लेकिन पढ़ने मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ूं बैठकर, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो यह हो जाएगी आपकी इच्छा बोधक क्रिया। मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा आपका इच्छा बोधक क्रिया।
मैं आपको प्रतिदिन 3 क्लास देनी चाहता हूं, तो क्या हो जाएगी, मेरी इच्छा है कि मैं आपको प्रतिदिन 3 क्लास उपलब्ध कराऊं। ठीक। मैं प्रत्येक संडे आपको 3 टेस्ट देना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगी, इच्छा बोधक क्रिया। तो इस तरह के जितने भी आपके सेंटेंस होंगे एग्जाम में, उनमें सब में आपका आंसर इच्छा बोधक क्रिया होगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, इसके बाद है शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति मतलब एनर्जी, पावर और ताकत, ये सब शक्ति बोधक है। देखते हैं, जिस संयुक्त क्रिया में कार्य करने की शक्ति का बोध हो, मतलब जिस एक्टिविटी में कार्य भी हो और पावर भी हो, या शक्ति भी हो या एनर्जी भी हो या हिम्मत भी हो, वो आपकी शक्ति बोधक क्रिया में जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। जिस संयुक्त क्रिया में कार्य करने के की कर लो, कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, वो आपकी शक्ति बोधक क्रिया होगी। जैसे मैं दौड़ सकता हूं, दौड़, तो दौड़ने में तो एनर्जी चाहिए, दौड़ने में तो हिम्मत चाहिए, दौड़ने में तो पावर चाहिए आदमी को, एनर्जी शरीर के लिए। तो दौड़ सकता हूं, तो कौन सी क्रिया है? शक्ति बोधक क्रिया। बालक चल सकता है, शक्ति बोधक क्रिया। मैं लिख सकता हूं, शक्ति बोधक क्रिया। मैं समझा सकता हूं, शक्ति बोधक क्रिया। ठीक है। मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं, शक्ति बोधक क्रिया। मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूं, शक्ति बोधक क्रिया। ठीक है। मैं आम के पेड़ से आम तोड़ सकता हूं, शक्ति बोधक क्रिया। कबूतर उड़ सकता है, शक्ति बोधक क्रिया। तो इस तरह के आपके जितने भी सेंटेंस होंगे वो आपका शक्ति बोधक क्रिया में जाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो कोई दिक्कत? इसके बाद है 10वीं क्रिया है हमारी अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास, अभ्यास बोधक क्रिया। देखिए, जिस संयुक्त क्रिया में क्रिया करने का अभ्यास का बोध हो, क्रिया करने के कर लो आप इसे, क्रिया करने के अभ्यास का बोध हो, तो याद रखना, जिस संयुक्त क्रिया में क्रिया करने के अभ्यास का बोध हो। जैसे नीरज पढ़ा करता है, तो वो करता है, पढ़ा करता है मतलब डे बाय डे पढ़ा करता है, तो क्या हो जाएगा? अभ्यास। आज एक चैप्टर पढ़ा, 2 लाइन पढ़ी, 4 लाइन पढ़ी, 10 लाइन पढ़ी, तो नीरज पढ़ा करता है, तो क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक क्रिया। सहवाग खेला करता है, क्या हो जाएगा? खेला करता है, एक अभ्यास करता है वो खेलने का, तो क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक क्रिया। मैं लिखा करता हूं, अभ्यास बोधक क्रिया। ऐसे ही सचिन खेला करता है, सचिन खेला करता है, तो आपकी हो जाएगी अभ्यास बोधक क्रिया। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद 11वीं हमारी क्रिया है, जो आपका टॉपिक है हमारा संयुक्त क्रिया के जो 11 भेद थे, उसमें लास्ट क्रिया है हमारी 11 भेद में पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त का मतलब है किसी चीज का रिपीटेशन होना, किसी चीज का बार बार उसी में परिवर्तन होना, किसी चीज का बार बार आंसर मिलना, वो आपका पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। जैसे जो 2 समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, क्या तो इक्वलिटी हो उनमें, एक समान हो, या एक ही क्रिया में ध्वनि हो, समान ध्वनि हो, वो आपकी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होगी। जैसे रमेश पढ़ा लिखा करता है, रमेश पढ़ा, अगर ये हो जाएगा रमेश पढ़ा करता है,
तो ये आपका पुनरुक्त क्रिया नहीं होगी, ये आपकी फिर हो जाएगी शक्तिबोधक क्रिया। लेकिन यहां क्या है, रमेश पढ़ा लिखा करता है, तो ये आपकी पुनरुक्त पढ़ा लिखा करता है, तो आपकी पुनरुक्त क्रिया है। जैसे जीने के लिए हम कह सकते हैं खाना आवश्यक है, तो अगर ये आपका इसमें हो जाएगा तो फिर आपकी आवश्यकता बोधक हो जाएगी। लेकिन इसी चीज को हम कह रहे हैं जीने के लिए खाना पीना आवश्यक है, तो एक ही ध्वनि और शब्दों का रिपीटेशन हो रहा, यह आपका हो जाएगा पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। क्लियर है? चलिए, यही सब चीजें आज हमें क्लियर करनी थी क्लास में। और आज की हमारी जो क्रियाओं का टॉपिक था वो आज हमने लगभग 11 जो क्रिया थी वो कंप्लीट कर ली। इसके अलावा कुछ अन्य क्रियाएं हैं वो हम आपको पार्ट 3 में पूर्ण रूप से उपलब्ध करा देंगे। तो आपको जो मेन पॉइंट था जो हमारे एग्जाम में आता है वो यही आज का हमने आपको आज की क्लास में उपलब्ध करा दिया है। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सही तरीके से समझ में आया होगा, सही आपने समझा होगा। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक, हमारा एक क्वेश्चन है, उसका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 5, 6, 11, 15। ए ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 11, डी ऑप्शन है 15। तो आप इसका हमें आंसर, हमें उम्मीद है आप हमें कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे और फिर आपको हम आंसर उपलब्ध करा देंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, नई ताकत के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन 3 क्लास उपलब्ध हो सके। और पुराने हैं तो और भी नए लोगों को जोड़ने का, अपने परिचित लोग हैं जो दोस्त हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास करें और लगातार आप भी कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहें और निरंतरता के साथ आगे बढ़ें। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम। मैं आपका अपना टीचर गुलशेखर। थैंक यू।